नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की हम क्लास में बात करेंगे रीट लेवल 2 सॉल्व पेपर 2021 का। जी हाँ, सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का रीट लेवल 2 सॉल्व पेपर 2021 करेंगे। पूरा A to Z 30 क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या प्रश्न, एक्सपेक्टेड प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में 2022 में क्या क्या पूछा जा सकता है, सारे हम कंक्लूजन तैयार करेंगे। और इसके पहले रीट लेवल फर्स्ट का सॉल्व पेपर 2021 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका आई बटन पर लिंक दे दी गई है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 प्रश्नों की बात करेंगे, 30 महत्वपूर्ण रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बाई जायसवाल सर। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्षों और मानसिक आयु 14 वर्षों तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी IQ पूछा गया था। और IQ का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, MA आप CA मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। ठीक है, तो MA यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। MA यानी मानसिक आयु। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 दी गई है और उसकी मानसिक आयु 14 दी गई है और वास्तविक आयु 13 दी गई है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, 14 गुणे 100, 1400 में लगभग 13 का भाग देना है। यानी 1400 है आपका और इसमें 13 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा सभी बताइएगा। पहली बात तो एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 बचे। ठीक है, इसके बाद पूरे 100 में भाग देना है, तो 7 बार जाएगा। 13 सतह क्या होता है सभी बताइए, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा, 13 का टेबल पढ़िए। 13 सतह 91। ठीक है, अब बचा कितना, 9, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो लगभग मतलब समझ सकते हैं आप कितने बार यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन 107.69 बुद्धि लब्धि आएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें दशमलव में था। ठीक है, निश्चित मान नहीं आ रहा है कि A to Z आए, 20 आए, 100 आए, 120 आए, 130 आए, ऐसे नहीं यार, दशमलव में आ रहा है, इसलिए थोड़ा टफ पड़ जाता है। ये लेवल 2 के लिए प्रश्न था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसनर महोदय ने, E.P. पॉलर ने, थॉर्नडाइक ने, या कोहलबर्ग की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक कमेंट फीडबैक शर्पर है, शर्मान है। देखिए, जब भी आप सभी जानते हैं, जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का जिक्र होता है तो हम किसकी बात करते हैं, E.P. पॉलर की बात करते हैं। किसकी बात की जाती है सभी लोग बताइएगा, E.P. पॉलर की बात करते हैं। पलाव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, इनका जिक्र आ ही गया तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए, जब भी E.P. पलाव का जिक्र होता है तो पलाव जो हमारे एक रूसी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अनुबंधन का जनक E.P. पलाव को कहा जाता है। पाचन क्रिया पर इन्होंने ही शोध किया था और उनका 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत का आता है तो E.P. पॉलर का नाम आ जाता है। और अगला है कि बाल अपराध का कारण क्या होता है, माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमत शिकार होना, या समृद्ध परिवार। देखिए, बाल अपराध का जो अच्छा कारण होता है, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु हैं, आप सभी अच्छे तरीके से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, बाल अपराध जो होता है माता पिता के अनबन से होता है। जिन परिवारों में माता पिता के अक्सर झगड़े एवं अनबन रहती है, उन परिवारों के बच्चे प्यार और सहानुभूति के भाव में अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर एक बड़ा अपराधी भी बन सकता है। अगर सहानुभूति होगा तो बाल अपराध हो ही नहीं सकता। आपस में सहमत होगी तो बाल अपराध नहीं होगा। अगर परिवार समृद्ध है तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन का जिक्र करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 नंबर प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छा है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से प्रश्न पूछा गया है कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया है, सभी बताइएगा। तो बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है आपका RT एक्ट 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है,
तो 14 वर्ष के पश्चात, क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान दिया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान दिया गया है, लेकिन 14 वर्ष के बाद बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की बात करेंगे, सामान्यीकरण की बात करेंगे, साहित्य के पुनरीक्षीकरण की बात करेंगे या पुनरीक्षण की बात करेंगे। साथियों, ऐसा चरण जो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बना दे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान अगर बनाना है तो वह जो चरण कहलाता है वह चरण होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। क्योंकि क्रियात्मक बनाना है तो उसके लिए हमें क्या है, क्रियान्वयन तो करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है, प्रत्येक भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर सभी कमेंट कर सकते हैं जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन इस बार पक्का करना। साथियों, एनसीएफ से प्रश्न आया है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ, आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, सारे से संबंधित वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, इंडी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है कि तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, सांस्कृतिक विरासत की सराहना हो या ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण की बात करेंगे। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया कला शिक्षा, और कला का जो संबंध होता है सभी को पता है, सांस्कृतिक की बात करेंगे, सांस्कृतिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत की बात करेंगे। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जो संबंधित है किससे संबंधित हो जाता है, निरंतरता, यानी कभी ना समाप्त होना, यानी निरंतरता की बात करेंगे। ठीक है, तो यह विचार हमारा क्या हो जाएगा, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सी बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन हो गया, व्यवसायिक रुचियां हो गई, स्मृति हो गया, अनुभवों से सीखना। देखिए यहाँ पे पूछा गया बुद्धि का घटक, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि बुद्धि के घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो तार्किक चिंतन हो गया, स्मृति हो गया, अनुभवों से सीखना, ये हमारे बुद्धि के घटक होते हैं। लेकिन व्यवसायिक रुचियाँ ये बुद्धि के घटक नहीं होती। क्या हो जाएगा, तार्किक चिंतन, स्मृति, अनुभवों से सीखना, ये वृद्धि के घटक है। और वृद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। आइए बात करेंगे 9th प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया जो है मनोगत्यात्मक नहीं है? बालकों में प्रक्रियाएं होती हैं, मनोगत्यात्मक प्रक्रिया आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से मनोगत्यात्मक बालक की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके बनते हैं। तो लिखना, गेंद फेंकना और खेलना, ये तीनों मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है, लेकिन सोचना एक मनोगत्यात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लिखना, गेंद फेंकना, खेलना, ये सारी की चीज़ें क्या होगी, मनोगत्यात्मक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मनोगत्यात्मक की अगर बात करें तो मनोगत्यात्मक की अगर बात करें तो मनोगत्यात्मक का होता है एक शारीरिक क्रिया होती है। देखिए सोचने में अब शारीरिक क्रिया यहाँ पे नहीं होता, शारीरिक क्रिया के बाद लिखने में शारीरिक क्रिया हो रही, गेंद फेंकने में, खेलने में। ठीक है, तो सोचना यहाँ पे मनोगत्यात्मक मतलब एक शारीरिक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? जी हाँ, 16 पीएफ परीक्षण आपने पढ़ा होगा शायद। तो 16 पीएफ जो प्रश्नावली है किसने दी है? गॉर्डन अल्पोर्ट ने, सेल्डन ने, आरवी केटल ने या स्पेंजर ने दी है। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रश्नावली एक 16 पीएफ परीक्षण है, प्रश्नावली है। किसके द्वारा दी गई है आप सभी परिचित होंगे शायद। हम बात करेंगे आरवी केटल की बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? जी हाँ, ऐसी विशेषता बताइए जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता कहलाती हो, सभी बताइएगा। अगर आप अपने आप को प्रतिभावान मानते हैं, प्रतिभावान, तो आप लोग बताइए एक बच्चे के रूप में, प्रतिभावान शिक्षार्थी के रूप में क्या विशेषता होनी चाहिए? यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है।
वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलना, या वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऐसी विशेषता जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की हो, बालक बालिका की हो। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है, क्योंकि बच्चा प्रतिभावान है, वह कठिनता को करना चाहता है। जितना कठिन होगा बच्चा उतना ही क्रिएटिविटी कुछ करना चाहता है, इसलिए चुनौतीपूर्ण उसे प्रश्न होने चाहिए, कि चुनौतीपूर्ण गतिविधि होनी चाहिए। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। यह शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु, धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। या जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, विशेषज्ञता वाले बच्चों को शामिल करना यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समस्या समाधान नहीं है, क्या नहीं होता है? तो आप सभी परिचित हैं कि लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित होता है। तो एक समस्या समाधान क्या नहीं होता है? तो संगीत संबंधी योग्यता के बारे में आपका समस्या समाधान नहीं होगा। बाकी समस्या समाधान हमारे ABC ये तीनों होंगे, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी विधि है या प्रयोगात्मक विधि है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि कहलाती है? देखिए यहाँ पे प्रासंगिक अंतर्बोध दे दिया गया। अंतर्बोध मतलब अब आपके अंदर की बात बता रहा है, आपके अंतर के बोध की बात कर रहा है, आपके अंदर के सोचने की क्षमता की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी विधि की बात करेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक ऐसी विधि है, प्रक्षेपी विधि की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन। देखिए सृजनात्मकता की ओर ले जाएगा, तो क्रिएटिविटी की ओर ले जा रहा है, मतलब कुछ नया करने जा रहे हैं आप लोग। तो नया करने जा रहे हैं मतलब यहाँ पे अपसारी चिंतन ही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक, कई बार लिखा होगा, कहीं पर लाइन भी देखी होगी, बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? बच्चों को शिक्षा का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप में स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता होगा? अभी आप सभी लोग बताइए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना बच्चों के विकास में प्रोत्साहित मिलता है। क्या हो? बच्चे के विकास में प्रोत्साहित मिलता है या प्रोत्साहित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व मापन के लिए, अधिगम के लिए, बुद्धि के लिए, सृजनात्मकता के लिए। देखिए जब भी रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग का जिक्र आता है, इनके मापन का जिक्र आता है, किस पर किया जाता है? आप सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे बुद्धि की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? जी हाँ, वाइगोस्की का जिक्र आ चुका है। तो इनके अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं, या परिपक्व होने से सीखते हैं। वाइगोस्की का जिक्र हो चुका है। वाइगोस्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? तो वाइगोस्की के अनुसार बालक वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाए। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण निर्माण किया गया था? वेस्लर, विने, स्पीयरमैन या कैटल की बात करेंगे। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वह हमारा हो जाएगा विने की बात करेंगे। जी हाँ, प्रोफेसर विने की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक शिक्षक द्वारा, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ये बताइए
एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना या उन पर ध्यान ही नहीं देना। तो प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? वह होगा विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 20 प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। आपके रीट लेवल 2 में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है। जी हाँ, RT एक्ट 2000 टाइम में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या यहाँ पे बताना है। तो सभी परिचित होंगे 45 घंटे, ठीक है, 45 आवर्स, 45 आवर्स, 45 घंटे की बात करें। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? देखिए, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु जिस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, जो अनुसंधान किया जाता है वह आपका है क्रियात्मक अनुसंधान। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि की बात करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन की बात करेंगे, संज्ञानात्मक सीखने की बात करेंगे। तो ऐसा सिद्धांत जो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित होता है तो वह होता है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? आत्मसात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन या संतुलन की बात करेंगे। तो जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग करते हुए वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे ही आत्मसात्मीकरण कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक परीक्षण, ये तीनों जो है प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ की व्याख्या करना ये आपके प्रक्षेपी परीक्षण की व्याख्या नहीं। इसलिए हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाए। अगला है अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं और इन परिस्थितियों का सही क्रम बताना है। तो अल्बर्ट बंडूरा का जिक्र हो चुका है। निरीक्षण अधिगम हेतु 4 परिस्थितियों का जिक्र हो चुका है जो कि आवश्यक है, और इन परिस्थितियों का जो सही क्रम होता है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा होती है। नोट कर लीजिएगा। अगला है सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? सिगमंड फ्रायड से दूसरा प्रश्न पूछा गया था। अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि कहलाती है वह हमारी स्वप्न विश्लेषण की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। एचडी का अर्थ क्या होता है? जी हाँ साथियों, सभी बताइए। ADHD यहाँ पे क्या दिया गया है? AND एंड HND, सही बताइए। ADHD का अर्थ क्या होता है? सभी बताइएगा। तो ADHD का अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बालक। क्या होता है? ध्यान विकार वाले बालक की बात करें। एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बताया गया है वह कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बताया गया है वह क्या कहलाती हैं? वह निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण की बात करें। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? 86वें संशोधन की बात करेंगे, 74वें, 89वें या 91वें की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में जिस संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है वह संशोधन है 86वें संशोधन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी प्यारे मित्र इतने अच्छे तरीके से आपके रीट लेवल 2 सॉल्व पेपर 2021 बाल विकास का अच्छे तरीके से समझा, डिटेल के साथ समझा।
ठीक है। और आने वाली क्लासेज, वहाँ की डेली क्लासेज चल रही, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ, विद डिटेल के साथ संभावित प्रश्नों की बात की जाती है। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।